दोस्तों एसएससी एंड रेलवे मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन में क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। पिछले सेशन में हम लोगों ने रेशियो प्रोपोर्शन में 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आपको पता ही होगा अभी हम लोग गगन प्रताप सर की इस एसएससी मैथ्स बुक को पढ़ रहे हैं और इस बुक से हम लोगों ने पिछले सेशन में रेशियो प्रोपोर्शन की शुरुआत की थी। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं, देखिए इस बुक से हम लोगों ने अभी तक 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, सर्ड सिंथेसिस एलसीएम एचसीएफ के, और इन दोनों वीडियो का कंप्लीट मैराथन सेशन आपको देखने को मिलेगा इस यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आप चाहो तो उन दोनों वीडियो को भी देख सकते हो। आइए आज की इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 में दे रखा है कि एक वॉलेट में 10 रुपये और 50 रुपये वाले नोट हैं। इन नोटों की कुल संख्या 12 है एवं इन नोटों की कुल संख्या का अनुपात 1:2 है। मतलब ये कि उस वॉलेट में 10 रुपये और 50 रुपये वाले नोटों की संख्या का अनुपात 1:2 है। तो बताइए कि उस वॉलेट में कुल कितने रुपया होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा 440। क्यों होगा वो देखिए, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, कहा एक वॉलेट में 10 रुपया, आरएस 10 रुपया और आरएस 50 रुपये वाले कुछ नोट हैं। इन नोटों की संख्या का अनुपात आपको दे रखा है 1:2। मतलब ये कि उस वॉलेट में अगर 10 रुपये वाला एक नोट होगा तो 50 रुपये वाला 2 नोट होगा। अब यहाँ से बताइए कि उस वॉलेट में 10 रुपये और 50 रुपये वाले नोटों की कुल संख्या का अनुपात कितना होगा। तो आप कहोगे 3 होगा, चूँकि 10 रुपये वाला एक नोट है और 50 रुपये वाला 2 नोट है, तो नोटों की कुल संख्या का अनुपात जो होगा वह 3 हो जाएगा। लेकिन वास्तव में दे रखा है कि उस वॉलेट में नोटों की कुल संख्या जो है ना वह 12 है। तो अनुपात 3 का मान अगर 12 है तो अनुपात 1 का मान जो होगा वह 4 के बराबर होगा। अनुपात 1 की वैल्यू जो होगा वह 4 के बराबर होगा। अब अनुपात 1 का मान अगर 4 के बराबर है, मतलब यहाँ से हमें पता चल गया कि उस वॉलेट में 10 रुपये वाले नोटों की कुल संख्या जो होगी वह 4 होगी और 50 रुपये वाले नोटों की कुल संख्या जो होगी वह 8 होगी। यानी उस वॉलेट में 10 रुपये के कुल 4 नोट हैं तो 50 रुपये वाले कुल नोटों की संख्या जो होगी वह 8 होगी। हमसे पूछा जा रहा है बताइए उस वॉलेट में कुल कितनी धनराशि है। तो बस क्या करते हैं, देखिए उस वॉलेट में अगर 10 रुपये वाले कुल 4 नोट हैं, हम सबको पता है कि एक नोट की कीमत अगर 10 रुपये है तो 4 नोट की कुल कीमत जो हो जाएगा वह 40 रुपया होगा। यानी कि 10 रुपये वाले नोटों का कुल कीमत जो होगा वह 40 रुपया होगा। उस वॉलेट में 50 रुपये वाले कुल 8 नोट हैं। 50 रुपये वाले कुल कितने नोट हैं, 8 नोट हैं। एक नोट की कीमत अगर 50 रुपया है तो 8 नोट की कीमत जो होगी वह कुल मिलाकर कितनी हो जाएगी, 400 रुपये हो जाएगा। 400 रुपये हो जाएगा। तो यही हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी कीमत का कुल योग कितना होगा, यानी कि उस वॉलेट में कुल कितनी धनराशि है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, उत्तर आपको मिल जाएगा 440। यानी कि उस वॉलेट में कुल 400 सी का मान कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, A/B का मान अपने को सवाल में दे रखा है कितना है, 3:5 है। 3:5 है। जबकि आगे सवाल में दे रखा है कि B/C का मान जो है, B/C का मान जो है वह 2:3 है। B/C का मान जो है वह 2:3 है। ये सवाल में हमें दे रखा है। हमसे पूछा जा रहा है बताइए A/B/C का मान कितना होगा। मैंने आपको कहा था बस ऐसे सवालों में हमें रेशियो को बैलेंस करना होता है। अब रेशियो को बैलेंस करने के हज़ारों तरीके हैं। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया भी था 2-3 तरीका। अब वही मेथड हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। देखिए इन दोनों ग्रुप को देखिए, इन दोनों ग्रुप में कुछ कॉमन है। तो आप कहोगे B यहाँ पर भी है और B यहाँ पर भी है, यानी कि B जो है वह दोनों ग्रुप में कॉमन है। इसका मतलब B का मान, अनुपातिक मान दोनों ग्रुप में समान होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए B का अनुपातिक मान 2 है, लेकिन यहाँ पे B का अनुपातिक मान 5 है। दोनों जगह सेम है क्या, नहीं है। तो हमें दोनों जगह B का अनुपातिक मान को सेम करना है। तो सेम करने के लिए आप क्या कीजिए, इस ग्रुप को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस ग्रुप को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए उस दशा में जब इस 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे B की वैल्यू 10 होगा, और 5 से जब इस ग्रुप को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी B की वैल्यू जो होगा वह 10 हो जाएगा। तो उस दशा में दोनों ग्रुप में B की वैल्यू जो होगी वह सेम हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग A/B/C का मान आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे A की वैल्यू हो जाएगा 3 दूना 6, B का मान हो जाएगा 5 दूना 10 और C का मान हो जाएगा 5 तिया 15, यानी 6:10:15 इस सवाल का उत्तर है। एक और तरीका है, डायरेक्ट आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। A/B का मान अगर है
3:5, 3:5 है। और B अनुपात C का मान, अगर B अनुपात C का मान सवाल में दे रखा है 2:3 है, तो यहाँ से भी डायरेक्ट आप A अनुपात B अनुपात C का मान आप आसानी से सोच सकते हो। कैसे हुआ देखिए, आप हमें एक चीज़ बताइए, ये 5 लिखा हुआ है कि आपको सबसे पहले चाहिए A की वैल्यू, तो एक देखिए कहाँ पे A है, तो आप पाओगे इस पूरे समूह में A सिर्फ एक ही बार लिखा हुआ है, वो भी यहाँ पर है। अगर A एक ही बार लिखा है और वो भी इस ग्रुप में है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, ऊपर से लेकर नीचे तक मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 दूना 6, ये जो होगा वह A के मान को रिप्रेजेंट करेगा। फिर अगला मान आपको चाहिए B का, तो ढूंढिए B कहाँ पे है, तो आप कहोगे B यहाँ पे है और एक बार यहाँ पे है, यानी दोनों ग्रुप में है, क्रॉस मतलब कोना कोनी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर बस क्या करना है, ये B की वैल्यू है और ये भी B की वैल्यू है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, ये हो जाएगा B की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली देखिए C कहाँ पे है, C यहाँ पे है और कहीं पे है क्या, नहीं। इस चारों को यहाँ पर जो 2 समूह दे रखा है, इस समूह में, दोनों समूह में C अगर एक ही जगह पर है और वो भी नीचे, तो आप नीचे से लेकर ऊपर तक मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ये जो होगा 3 गुना 5 यानी कि 15। ये जो होगा वह C के मान को देगा, ये जो होगा वह B के मान को देगा और ये जो होगा वह A के मान को देगा। तो उत्तर हो जाएगा 6:10:15। ये सवाल का उत्तर है। तो काफ़ी छोटे छोटे सवाल परीक्षाओं में बार बार आपको देखने को मिलेगा और मैं जानता हूँ कि इन सवालों में पेन चलाना बहुत पाप है ना। तो इस तरह के सवाल को आप ऐसे बरवली कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। देखिएगा सवाल में कहा है, एक कक्षा में छात्र और छात्राओं की कुल संख्या 65 है। यदि कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या 35 है तो लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात क्या होगा, यानी कि बॉयज और गर्ल्स के बीच का रेशियो हमसे पूछा जा रहा है। अब आप बताइए क्वेश्चन नंबर 28 को, अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 65 है, अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 65 है और इसमें से गर्ल्स की जो संख्या है वह 35 है, तो बॉयज की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 65 में से, यानी कुल में से लड़की की संख्या को आप माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा लड़के की जो संख्या होगी उस कॉलेज में, उस स्कूल में 30 हो जाएगी। यानी कि उस स्कूल में लड़के और लड़की की संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा, तो उस स्कूल में लड़कों की संख्या 30 होगी, लड़कियों की संख्या 35 दे रखा है। अब इन्हीं दोनों का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है, तो देखिए दोनों में 5 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 5 36, ये हो जाएगा 5 7 35, यानी 6:7। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कुछ था ही यहाँ पर आपको दे रखा है सवाल में 3a = 4b, 4b = 5c, ये सवाल में दे रखा है। हमसे पूछा जा रहा है a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। मैंने आपको कहा था कि ऐसे जब भी 3 रेशियो आपस में बराबर हो, देखिए यहाँ पे देखिए ये रेशियो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि हमें निकालना a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे देखिए जब भी इस तरह से 3 वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यू आपस में अगर इक्वल हो और आपको चाहिए a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू, तो आपको क्या पहले चाहिए, आपको चाहिए, देखिए आपको चाहिए a अनुपात b अनुपात c का मान आपको चाहिए। तो सबसे पहले हमें a की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या कीजिए, इस ग्रुप को ढक लीजिए। आपको चाहिए a का मान, तो a को ढक लीजिए, बाकी के जितने भी नंबर्स हैं, न्यूमेरिकल डिजिट हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि जो b का कांस्टेंट, b का कोफिशिएंट है और जो c का कोफिशिएंट है, उन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वह a की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो जाएगा 4 × 5 यानी कि 20, यानी a का मान जो होगा वह 20 हो जाएगा। अब चूंकि a की वैल्यू हमने निकाल लिया है, तो अब हमें चाहिए b की वैल्यू, तो इसको भी ढक लीजिए। अब c और a के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जो होगा वह b के मान को देगा। तो 5 × 15, यानी ये जो होगा वह b के मान को देगा। सिमिलरली हमें चाहिए अब c की वैल्यू, तो इसको भी हम लोग ढक देंगे और b और a का जो कोफिशिएंट होगा उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 × 12, ये जो होगा वह हमारा c के मान को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो जाएगा a अनुपात b अनुपात c का मान हो जाएगा 20:15:12, यानी कि हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। देखिएगा छोटे छोटे सवाल बार बार, देखिए ऐसे सवाल आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, इवन ये मेंस में सवाल भी पूछे जाते हैं। देखिएगा मेंस में सवाल पूछे, रेलवे में पूछे, कहीं पर भी पूछ देगा ऐसे सवाल, तो बस हम ऐसे ही चीज़ों को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 को देखिएगा, सवाल में कहा है कि 990 रुपये की धनराशि को ABC में 3:4:2 के अनुपात में बांटा जाना है, तो बताइए B का हिस्सा कितना होगा। यानी कि एक धनराशि है 990, इसको A अनुपात B अनुपात C में बांटा गया है, A अनुपात B अनुपात C में एक धनराशि को बांटा गया है। किस हिस्से में, किस अनुपात में, 3:4:5
5 के अनुपात में, 3:4:2 के अनुपात में बांटा गया है, एक धनराशि है। यहाँ पर बताइए इसके हिस्से का योग अनुपात में कितना होगा, तो 4 3 7 2 कितना हो जाएगा 9। यहाँ पर इन तीनों के हिस्से का कुल योग जो होगा वह अनुपात में 9 होगा, लेकिन वास्तव में इन तीनों के हिस्से का कुल योग जो है वह 990 है। ये सवाल में हमें दे रखा है, यानी कि 990 रुपये की धनराशि को इस रेशियो में बांटा गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है बी का हिस्सा कितना होगा। अनुपात 9 का मान अगर 990 के बराबर है तो अनुपात 1 का मान जो होगा वह 110 के बराबर हो जाएगा, 110 के बराबर हो जाएगा, 110 के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9, ये हो जाएगा। अनुपात 1 का मान अगर 110 के बराबर है और हमसे पूछा जा रहा है बी की वैल्यू, तो बी का मान जो होगा वह अनुपात 4 होगा। अनुपात 1 का मान 110 है, तो अनुपात 4 का मान जो होगा वह कितना हो जाएगा, 440 होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को, क्वेश्चन नंबर 31 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए, सवाल में कहा है कि ए और बी दो संख्याएं हैं, इन संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाता है तो अब इन्हीं दोनों संख्याओं का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो बताइए दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा। दो संख्याएं हैं, ए अनुपात बी के रूप में है। इन दोनों संख्याओं का अनुपात सवाल में दे रखा है 5:8 है, 5:8 है। अब एक और अनुपात दे रखा है, इन्हीं दोनों संख्याओं का अनुपात 2:3 है। मैंने आपको कहा था ऐसे हर सवाल में बस जो दो अनुपातिक मान लिखा हुआ होता है बस उसी अनुपातिक मान से हमें मतलब है। बाकी के क्वेश्चन की लैंग्वेज हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। सबसे पहले जो अनुपातिक मान लिखा हुआ है उसको अपजियों को तो यहाँ पे उतार देना है। अब देखिए सवाल में कहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:8 था। अब कहा प्रत्येक संख्या में जब 5 जोड़ दिया गया है तब इन्हीं दोनों संख्याओं का नया अनुपात 2:3 हो गया है। यानी पहले इन्हीं दोनों संख्याओं का अनुपात इतना था, अब इन्हीं दोनों संख्याओं का ये अनुपात हो गया है। तो बेसिकली ये जो अनुपात बना है वो किस लिए बना है, वो इसलिए बना है कि जब इस संख्या में भी 5 और इस संख्या में भी 5 जोड़ दिया गया होगा तब इन्हीं दोनों संख्याओं का नया अनुपात 2:3 हो गया होगा। मतलब जब ए के मान में भी 5 जोड़ दिया गया होगा और बी के मान में भी जब 5 जोड़ दिया गया होगा तब इन्हीं दोनों संख्याओं का नया अनुपात 2:3 हो गया होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है इन्हीं दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा, ये आप हमें बता दीजिए। तो सबसे पहले अनुपात 1 का मान निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिफरेंस को लिख दीजिए। तो 5 तिया 15, 8 दूना 16, दोनों के बीच का अंतर अनुपात में 1। अब इस अनुपात 1 का मान रेशियो 1 की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं वो देखिए। यहाँ पे देखिए 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 तिया 15, दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 5 का है। चूंकि नीचे दोनों जगह पे प्लस प्लस है तो इसलिए दोनों का हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। अगर एक प्लस में होता और एक माइनस में होता तो दोनों का सम लिख देते हम लोग डायरेक्ट, लेकिन चूंकि यहाँ पर दोनों सिंबल जो है वह सेम है तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या लिखना है, इन दोनों का डिफरेंस हमें लिखना है। तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, दोनों के बीच का अंतर जो होगा वह 5 का होगा। यानी अनुपात 1 का मान 5 है और हमसे पूछा जा रहा है बताइए दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो पहले ए की संख्या 5 था और बी की संख्या जो था वह 8 था। तो बताइए पहले इन दोनों संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा। तो पहले इन दोनों संख्याओं का योग जो रहा होगा वह 13 रहा होगा। अब अनुपात में पहले ए और बी की संख्याओं का योग 13 था लेकिन अनुपात 1 का मान 5 है। अनुपात 1 का मान 5 है और हमसे पूछा जा रहा है बताइए दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोनों संख्याओं का योग अनुपात में 13 है, अनुपात 1 का मान 5 है तो 13 का मान कितना हो जाएगा, 65 होगा। और यही इस सवाल का उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 32 को देखिए, सवाल में दे रखा है कि अतुल 20 रुपये क्रय मूल्य वाला एक ब्रेड खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का नोट दे देता है। दुकानदार उसे 2 रुपया, 5 रुपये और 10 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्कों में शेष धन को लौटाता है। यदि इन सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:4:1 है तो दुकानदार 5 रुपये के कितने सिक्के देता है ये बताइए। मतलब अतुल एक 20 रुपये वाला ब्रेड खरीदता है और बदले में दुकानदार को 100 रुपये दे देता है। अब दुकानदार 20 रुपया काटेगा और 80 रुपये रिटर्न करेगा, लेकिन वो 80 रुपये जो है वह कुछ इस प्रकार से रिटर्न करता है कि उसमें सिक्कों की जो संख्या होगी वह कुछ सिक्के 2 रुपये के होंगे, कुछ सिक्के 5 रुपये के होंगे और कुछ सिक्के जो होंगे वह 10 रुपये के होंगे। इन सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:4:1 है। तो बताइए दुकानदार ने 5 रुपये के कितने सिक्के लौटाए थे, ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिएगा।
अच्छा, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर लग रहा है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8। कैसे वो देखिए। अच्छा, सिक्के जो लौटाया गया है वो किस रूप में लौटाया गया है? तो कुछ सिक्का जो है वह 2 रुपये वाला है, कुछ सिक्का जो है वह 2 रुपये वाला है, कुछ सिक्का जो है वह 5 रुपये वाला है, और कुछ सिक्का जो है वह 10 रुपये वाला है, कुछ सिक्का जो है वह 10 रुपये वाला है। अब कहा है सवाल में कि इन सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:4:1 है। इन सिक्कों की संख्या का अनुपात जो है ना वह 5:4:1 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2 रुपये वाले अगर 5 सिक्का लौटाता है तो 5 रुपये वाले कुल 4 सिक्के लौटाएगा और 10 रुपये वाले कुल 1 सिक्का लौटाएगा। अब हमें पता चल गया कि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या अगर अनुपात में 5 है और 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या अनुपात में 4 है और 10 रुपये वाले सिक्कों की संख्या अगर अनुपात में 1 है, तो मैं यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहता हूँ, कीमत निकालना चाहता हूँ। आप हमें ये बताइए कि अगर 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 है तो इन 5 सिक्कों का कुल कीमत कितना होगा, मूल्य कितना होगा? तो आप कहोगे अगर एक सिक्के की कीमत 2 रुपया है तो 5 सिक्कों की कुल कीमत जो होगा वह 10 रुपया हो जाएगा। यानी 2 रुपये वाले सिक्कों की कुल कीमत जो होगा वह अनुपात में 10 हो जाएगा। सिमिलरली अगर 5 रुपये वाले कुल 4 सिक्के हैं तो इन चारों सिक्कों का कुल कीमत कितना होगा? तो 5 चौका 20 रुपया हो जाएगा। अनुपात में 5 रुपये वाले सिक्कों का कुल कीमत जो होगा वह 20 रुपया हो जाएगा। सिमिलरली 10 रुपये वाले अगर एक सिक्के हैं तो इन सिक्कों का कुल कीमत जो होगा वह अनुपात में 10 रुपये हो जाएगा। अब आप हमें ये बताइए कि यहाँ से इसके कीमत का कुल योग अनुपात में कितना हो रहा है? तो 10 + 10 20, 20 20 40। यानी कि दुकानदार ने अतुल को बदले में कुल कितना रुपया रिटर्न कर रहा है? अनुपात में 40 रुपया रिटर्न कर रहा है अनुपात में, लेकिन वास्तव में उसे कितना रिटर्न करना है? 80 रुपया करना है। तो अनुपात 40 का मान 80 के बराबर, तो 1 का मान जो होगा वह 2 के बराबर। अनुपात 1 का मान अगर 2 के बराबर है तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए 5 रुपये वाले कुल कितने सिक्के थे? तो यहाँ पे देखिए 5 रुपये वाले कुल 4 सिक्के हैं अनुपात में। अनुपात 1 का मान 2 है तो 4 का मान जो होगा वह 8 होगा और यही सवाल का उत्तर होगा। हमसे किसी भी एक की वैल्यू पूछता तो आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते थे। 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 10 होगा, 10 रुपये वाले सिक्कों की संख्या जो होगी वह कितनी होगी? 20 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 को देखिएगा। सवाल में कहा है कि माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:1 हो जाएगा, तो उसकी वर्तमान आयु में अंतर कितनी होगी? मैंने ऐसे सवालों को सॉल्व करने का तरीका आपको बताया था कि जो 2 अनुपात लिखा रखा है उन्हीं 2 अनुपात को सबसे पहले लिखना है। यहाँ पे दे रखा है एक माँ है और दूसरी उसकी पुत्री है यानी कि डॉटर है। इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है और दूसरा जो अनुपात है वह 5 वर्ष बाद इसके आयु का अनुपात 4:1 हो जाता है। 4:1 हो जाता है। यानी कि पहले उसकी माता और उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र का अनुपात 7:1 था, लेकिन 5 वर्ष के बाद माता और पुत्री की उम्रों का अनुपात जो होगा वह 4:1 होगा। मैं आपसे सीधा सीधा एक सवाल पूछ रहा हूँ कि पहले इन दोनों के उम्रों का अनुपात इतना था, अब इसके उम्रों का अनुपात इतना हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है? तो आप कहोगे कि जब माता के उम्र में भी 5 साल और पुत्री की उम्र में भी जब 5 साल जोड़ दिया गया होगा, तब जाकर इन्हीं दोनों के उम्रों का नया अनुपात 4:1 हो गया होगा। यानी कि पहले ये अनुपात था, अब ये अनुपात बन गया है। तो बेसिकली ये अनुपात इसलिए बना है कि जब माता की उम्र में भी 5 साल और उसकी पुत्री की उम्र में भी जब 5 साल जोड़ दिया गया होगा, तब इन्हीं दोनों के उम्रों का नया अनुपात 4:1 हो गया होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए उसकी वर्तमान आयु में अंतर कितना होगा, दोनों के वर्तमान आयु में अंतर कितना का होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। हमें जो चाहिए वो अनुपात 1 का मान चाहिए। कैसे निकालेंगे वो देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों के बीच का डिफरेंस हमें लिखना है। तो 7 एकम 7, 4 एकम 4, दोनों के बीच का अंतर अनुपात 3 का। अब अनुपात 3 का रियल वैल्यू हम लोग निकालने जा रहे हैं। देखिए 5 चौका 20, 5 एकम 5, दोनों के बीच का अंतर कितने का हो जाएगा? 15 का होगा। यानी अनुपात 3 का मान अगर 15 के बराबर है तो अनुपात 1 का मान जो होगा वह 5 के बराबर होगा। अनुपात 1 की वैल्यू अगर 5 के बराबर है तो हमसे पूछा जा रहा है दोनों के वर्तमान
आयु में कितने का अंतर है। तो देखिए इन दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। पहले लाइन में दे रखा है कि माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। यानी माता की उम्र अगर 7 साल होगी तो पुत्री की उम्र जो होगी वह 1 साल होगी। तो इन दोनों की उम्रों का अंतर कितने का है, अनुपात 6 का है। अनुपात 1 का मान 5 है तो अनुपात 6 का मान जो होगा वह कितना हो जाएगा, 30 साल होगा। और यही इस सवाल का उत्तर होगा। इनकी माता और पुत्री की वर्तमान उम्रों के बीच का अंतर जो होगा वह 30 साल होगा। ऑप्शन नंबर ए, और यही इस सवाल का उत्तर होगा। ये के का मान कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए। सबसे पहले हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाल लेते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी कि चतुर्थ अनुपात निकालते हैं। हम सबको अच्छे से पता होगा कि चतुर्थ अनुपात होता है B/C/A। जहां पर A का मान आपको दे रखा है 12, यहाँ पे देखिए A की वैल्यू हमें दे रखा है 12, B की वैल्यू हमें दे रखा है 18, C की वैल्यु हमें दे रखा है कितना, 6। C की वैल्यू हमें दे रखा है कितना, 6। तो हमें चाहिए फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है B/C/A, यानी कि 18 गुना 6/12। ये हो जाएगा 6 दूना 12, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 9 बार में। यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको निकल गया है कितना, चतुर्थ अनुपात आपको मिल गया है 9। अब कहा कि 2 और नंबर दे रखा है K और 6, K और 6 2 संख्याएं और दे रखा है। इन दोनों संख्याओं का हमें थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। क्या निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शनल। तो थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए यहाँ पर A की वैल्यू हमें दे रखा है अलग से, K और B की वैल्यू हमें दे रखा है 6। K और 6 इन दोनों नंबर का, K और 6 इन दोनों नंबर का हमें चाहिए थर्ड प्रोपोर्शनल। तो थर्ड प्रोपोर्शनल जो होता है वह होता है B² यहाँ पर B की वैल्यू जो होगा वह 6 होगा और A का मान जो होगा वह K होगा। तो B² यानी कि 36, 6 का स्क्वायर 36 अपॉन K² यानी कि A² K²। तो यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शनल जो होगा वह इतना हो जाएगा। अब चूंकि सवाल में कहा है कि इन तीनों संख्याओं का जो फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा और इन दोनों नंबर का जो थर्ड प्रोपोर्शनल होगा वो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो देखिए इन दोनों नंबर का थर्ड प्रोपोर्शनल इतना है, इन तीनों नंबर का फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है वह इतना है। तो ये दोनों नंबर जो होंगे वह आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। ऐसा सवाल में हमें दे रखा है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36। तो के की वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। के की वैल्यू जो होगा वह कितना हो जाएगा। अच्छा ये B² होता है, K² नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया, हमें दिमाग में आ गया कि ऊपर में स्क्वायर लगा, नहीं नीचे क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल होता है B²/A। तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया। तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K का मान जो हो जाएगा वह 4 होगा। K की वैल्यू जो होगा वह 4 होगा। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए। सवाल में कहा है कि एक धनराशि है 31,866। इन धनराशि को A/B में 9:8 और A/C में 4:5 में बांटा जाता है। तो बताइए B का हिस्सा कितना होगा। मतलब एक धनराशि है जिसको कि A/B/C में कुछ इस प्रकार से बांटा जा रहा है और हमसे पूछा जा रहा है B की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले रेशियो को हम लोग बैलेंस करते हैं। काफ़ी सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिएगा। कहा A/B का अनुपात जो है, A/B का जो हिस्सा है, A और B का हिस्से का जो अनुपात है वो दे रखा है आपको 9:8, 9:8। आगे दे रखा है A/C का हिस्सा जो है वह 4:5 है। A/C का जो हिस्सा है वह 4:5 दे रखा है हमसे, और हमसे पूछा जा रहा है B का हिस्सा क्या होगा। तो सबसे पहले हम चाहते हैं क्या, A/B/C का मान निकालने के लिए हम लोग चाह रहे हैं। तो इसके लिए आप देखिए इन दोनों समूह को ध्यान से देखिएगा। दोनों ग्रुप में कुछ कॉमन दे रखा है। तो आप कहोगे यहाँ पर भी A है और यहाँ पे भी A है, यानी कि दोनों जगह A कॉमन हो रहा है। अगर दोनों ही ग्रुप में A कॉमन हो रहा है तो दोनों ग्रुप में A का अनुपातिक मान यानी रेशियो वैल्यू सेम होना चाहिए। लेकिन दोनों जगह A का अनुपातिक मान समान है क्या, नहीं है। यहाँ पे A का मान 4 है और यहाँ पर A का मान 9 है। दोनों जगह पर समान नहीं है। तो हमें A की वैल्यू दोनों जगह पर सेम करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप कहोगे इस ग्रुप को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस ग्रुप को आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए उस दशा में क्या होगा, इस ग्रुप को अगर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो A की वैल्यू 36 हो जाएगा, और यहाँ पे भी इस ग्रुप को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर भी A की वैल्यू 36 हो जाएगा। तो इस दशा में दोनों जगह A की वैल्यू जो होगा वह सेम हो जाएगा। तो चूंकि दोनों जगह A की वैल्यू अगर सेम हो जाएगा तो वहाँ से A/B/C की वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ से हमें अब डायरेक्ट मिल जाएगा A/C
बी अनुपात सी के शेयर का रेशियो मिल जाएगा। ए का हिस्सा होगा 36, बी का हिस्सा हो जाएगा कितना 8 चौक 32 और सी का हिस्सा कितना हो जाएगा 9 पचे 45। यहाँ से हमें पता चल गया कि 31,866 रुपये की जो धनराशि को एबीसी में बांटा गया है वो बेसिकली इस हिस्से में बांटा गया होगा, इस अनुपात में बांटा गया होगा। हमसे पूछा जा रहा है बी का हिस्सा कितना होगा, अनुपात 32 की वैल्यू कितनी होगी ये आपको बताना है। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि यहाँ से इन तीनों के हिस्से का कुल योग अनुपात में कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे दोनों को जोड़ दीजिए 36 + 32 यानी कि 68 हो जाएगा। 68 और 45 कितने हो जाएंगे, 68 और 45, 8 5 13, 8 4 12, 1 13 यानी कि 113 हो जाएगा। यानी यहाँ से इन तीनों के हिस्से का कुल योग जो होगा वह अनुपात में 113 हो जाएगा, लेकिन वास्तव में इन तीनों के हिस्से का कुल योग जो है वह 31,866 है। ऐसा सवाल में हमें दे रखा है। तो अनुपात 113 का मान अगर इतना के बराबर है तो अनुपात 32 की वैल्यू हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें अनुपात 1 का मान भी चाहिए। अनुपात 1 की वैल्यू हम लोग यहाँ से कैसे सोच सकते हैं वो जरा देखिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, 113 को हमें इससे डिवाइड करना है, ठीक है, कितने बार में लगेगा। आप कहोगे 2 बार में लगा दीजिए, 3 बार में ये हो जाएगा 339, मतलब नहीं लगेगा, 2 बार में लग जाएगा, कितना हो जाएगा 2 बार में अगर आप लगाते हो तो आपको मिल जाएगा कितना 226। अब 318 में से 226 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 8 - 6 2 11, अब माइनस कितना हो जाएगा 2 9 और इधर आपको मिल जाएगा कितना 1 2 - 2 0, यानी 318 - 226 जो होगा वह कितना होगा 92। फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगा कितना 6 यानी कि 926। फिर 926 को आपको 13 से डिवाइड करना है, 113 से, तो कितने बार में लगेगा। देखिए 8 बार में अगर आप लगाते हो तो कितना हो जाएगा 113 8 कितना हो जाएगा, अगर 8 से लगाते तो ये हो जाएगा कितना 800 और 13 8 कितना होता है 13 8 कितना होता है 104, यही होता है, यानी हमें मिल जाएगा 904। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमें मिल जाएगा कितना 22, यहाँ पे रिमाइंडर मिल जाएगा 22 और फिर लास्ट डिजिट यानी कि हमने अभी 8 से लगाया है, यहाँ पे 8 से लगाया है तब जाकर 904 मिला था और रिमाइंडर 22 मिल रहा है। फिर लास्ट डिजिट 6 दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए 226 को 113 से डिवाइड करोगे तो 2 बार में ये लग जाएगा। यानी अनुपात 1 का मान हमें मिल गया है, रेशियो 1 की वैल्यू हमें मिल गई है, कितनी है 282। अनुपात 1 का मान जो है वह 282 के बराबर है। तो अनुपात 32 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बस 282 गुना 32 आपको कर देना है। वैसे ही यूनिट डिजिट देखिए 4 आ रहा है, कोई ऑप्शन है जो जिसका यूनिट डिजिट 4 आ रहा हो, आप पाओगे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, और ये इस सवाल का उत्तर है। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, बस यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसको आप जितना जल्दी सॉल्व कर दोगे उतना जल्दी आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिएगा। सवाल में कहा है कि 2 नंबर दे रखे हैं, इसका मीन प्रोपोर्शनल आपसे पूछा जा रहा है और फिर 2 नंबर दे रखा है, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा जा रहा है। यानी कि दोनों नंबर के मीन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल के बीच का डिफरेंस कितना होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिएगा, यहाँ पे 2 नंबर आपको दे रखा है, ए की वैल्यू आपको दे रखा है 1.8, ए की वैल्यू 1.8 और बी की वैल्यू आपको दे रखा है 3.2 दे रखा है, 3.2 दे रखा है। अब इन दोनों नंबर का आपने को चाहिए मीन प्रोपोर्शनल। हम जानते हैं कि 2 संख्याओं का जो मध्य अनुपाती होता है, मध्य अनुपाती जो होता है वह होता है उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल। यानी कि 2 नंबर का जो मीन प्रोपोर्शनल होता है वह उन्हीं दोनों नंबर का क्या होता है, प्रोडक्ट का रूट होता है। यानी कि रूट अंडर ए इंटू बी, 2 संख्याओं का मध्य अनुपाती होता है रूट अंडर दोनों संख्याओं का गुणनफल, रूट अंडर उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट। तो बस इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 गुने 32 ये हो जाएगा। नीचे आपको मिल जाएगा, डेसिमल हटाओगे तो 100 मिल जाएगा, यही हो जाएगा। अब यहाँ से आप सोचिए कैसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ज़रा थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से सोचना है हमें। यहाँ पे बट्टे में 100 मिलेगा, हमें पता है कि नीचे यहाँ से डिनोमिनेटर तो आपको मिल जाएगा 10, ठीक। अब देखिए कैसे इसको हम सोच सकते हैं। 9 दूना 18, 9 दूना 18, 8 चौक 32, 9 दूना 18, तो यहाँ से कितना बाहर आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर मिल गया है कितना 9 दूना 18, 32 दूना 64 यानी कि 8 ये हो जाएगा। तो 24/10 यानी कि 2.4 यहाँ पे मिल गया। इन दोनों नंबर का जो मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा वह 2.4 होगा। फिर से 2 नंबर दे रखा है, क्या दे रखा है
5 और 3, एक और 2 नंबर आपको दे रखा है। यहाँ पर ए की वैल्यू आपको दे रखा है कितना, यहाँ पर ए की वैल्यू आपको दे रखा है 5 और वी की वैल्यू आपको दे रखा है कितना 3। इन दोनों नंबर का अपने को चाहिए थर्ड प्रोपोर्शनल चाहिए। तो हम जानते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शनल, 2 नंबर का जो थर्ड प्रोपोर्शनल होता है वह होता है b² अपॉन ए। यहाँ पे b की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 और बट्टा में a यानी कि 5। तो यहाँ पे 9/5 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.8। इन दोनों नंबर का थर्ड प्रोपोर्शनल हमें मिल गया 1.8 है। इन दोनों नंबर का हमने निकाल लिया मीन प्रोपोर्शनल जो है वह 2.4 है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि मीन प्रोपोर्शनल माइनस थर्ड प्रोपोर्शनल के बीच का डिफरेंस कितना होगा। तो बस यहाँ पे 2.4 माइनस 1.8। आप ऐसे सोचिए कि ये 24 है और ये 18 है, तो 24 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब चूंकि लास्ट अंतिम से एक अंक के बाद जो है वह दशमलव है, तो यहाँ पे लगा दीजिए 0.6 का अंतर हो जाएगा, यानी हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखिएगा। सवाल में कहा है कि किसी खेल कूद के सामान वाली दुकान में लाल, हरे और सफ़ेद 3 तरह के गेंद मौजूद हैं। सफ़ेद गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से 60% अधिक है। हरे गेंदों की संख्या सफ़ेद गेंदों की संख्या से 12.5% कम है। यदि इन गेंदों की कुल संख्या 120 है तो हरी गेंदों की कितनी संख्याएं होगी, ये आपको बताना है। बहुत सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए। 3 तरह के बॉल है, एक सफ़ेद बॉल है, उजली गेंद है, वाइट बॉल है, दूसरा लाल बॉल है यानी कि रेड बॉल है, और तीसरा ग्रीन बॉल है यानी कि हरा बॉल है। कहा है सफ़ेद गेंदों की जो संख्या है वह लाल गेंदों की संख्या से 60% अधिक है। तो मैं मान लेता हूं कि लाल गेंदों की जो संख्या होगी वह 100 होगी। अगर लाल गेंदों की संख्या 100 है तो सफ़ेद गेंदों की कुल संख्या इससे 60% अधिक है, मतलब सफ़ेद गेंदों की संख्या जो होगी वह 160 होगी। इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। आगे सवाल में दे रखा है कि हरे गेंदों की जो संख्या है वह सफ़ेद गेंदों की संख्या से 12.5% कम है। 12.5% कम है, इसका मतलब हरे गेंदों की जो संख्या होगी वह सफ़ेद गेंदों का 87% होगा। और 87% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, कितनी होती है, 7/8 होता है। 7/8 होता है। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 कम बोला है तो ये हो जाएगा 7/8। यानी कि हरे गेंदों की जो संख्या होगी वह सफ़ेद गेंदों की संख्या से 12.5% कम है। यानी कि हरे गेंदों की जो संख्या होगी वह सफ़ेद गेंदों का 87% हो जाएगा, यानी कि 7/8 हो जाएगा। 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, 20 से 20 दूना 20 सत्ते 140। अब आपको रिजल्ट मिल गया है कि सफ़ेद गेंद की संख्या अगर इतना तो लाल गेंदों की संख्या इतना तो हरे गेंदों की संख्या इतना हो जाएगा। अब देखिए तीनों में 0 कॉमन हो रहा है तो 0 से ख़त्म कर दीजिए सबको। फिर 2 कॉमन हो रहा है सब में, तो यहाँ से आप पाओगे वाइट, रेड और ग्रीन, इन तीनों के बॉलों की संख्या का अनुपात आपको क्या मिल जाएगा। 2 सब में कॉमन हो रहा है तो ये हो जाएगा फिर से 8, ये हो जाएगा कितना 5, ये हो जाएगा कितना 7। तो यहाँ से इन तीनों गेंदों की संख्या का अनुपात ये मिल गया है। तो यहाँ से बताइए इन तीनों गेंदों की संख्या का कुल योग कितना हो जाएगा, 8, 7, 15, 5, 20, अनुपात में 20। लेकिन वास्तव में इन तीनों गेंदों की कुल संख्या जो है वह 120 है। अनुपात 20 का मान 120 के बराबर है तो 1 का मान जो होगा वह 6 के बराबर होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए हरे गेंदों की कुल संख्या क्या होगी, यानी कि ग्रीन बॉल, यानी 1 की वैल्यू 6 है तो 7 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 छक 42, 7 छक 42, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बात इतना हो जाएगा। यदि सी की वर्तमान आयु और ए की वर्तमान आयु से 10% अधिक है, सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है तो सी की वर्तमान आयु क्या होगा। मैंने आपको कहा था ऐसे हर सवाल में सबसे पहले आपको वो नंबर लिखना है जो 2 अनुपातिक मान है, तो बस दोनों का अनुपातिक वैल्यू लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिएगा। ए अनुपात बी के बारे में चर्चा हो रही है, तो ए अनुपात बी यानी कि पहले क्या अनुपात था, पहले था 7/8। पहला अनुपात जो है वह 7/8, वर्तमान आयु का अनुपात 7/8 है। अब से 6 वर्ष के बाद इसकी आयु का अनुपात 8/9 हो जाता है, 9 हो जाता है। अब यहाँ से मैं अनुपात 1 का मान निकालना चाहता हूँ, फिर आगे हम लोग रिजल्ट निकाल पाएंगे। ठीक, आप हमें ये बताइए पहले ये अनुपात था अब ये अनुपात हो गया है, तो बेसिकली ये जो अनुपात बना है वो किस वजह से बना है, तो आप कहोगे जब ए के वर्तमान उम्र में भी 6 साल और बी के वर्तमान उम्र में भी जब 6 साल जोड़ दिया गया होगा
तब इन्हीं दोनों की उम्रों का अनुपात 8:9 हो गया होगा। यानी कि इस अनुपात से इस अनुपात तक आने में कुल मिलाकर 6 साल का समय लगा है। कितने साल का समय लगा है? 6 साल। जब ए के भी वर्तमान उम्र में 6 साल और बी के वर्तमान उम्र में भी जब 6 साल जोड़ दिया गया होगा, तब इन्हीं दोनों की उम्रों का नया अनुपात 8:6 हो गया होगा। तो अब हमें चाहिए अनुपात 1 का मान। तो अनुपात 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके दोनों के बीच का अनुपातिक अंतर हमें लिखना है। देखिए 9 सती 63, 8 8 64, दोनों के बीच का अंतर अनुपात 1। अब इस अनुपात 1 का रियल वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं वो देखिए। नीचे दोनों प्लस में है तो बस यहाँ पे भी हमें गैप लिखना है। 8 छक 48, 9 छक 54, 8 छक 48, 9 छक 54, दोनों का गैप कितना हो जाएगा? 48 54 यानी कि 6। यानी अनुपात 1 का मान 6 है। अनुपात 1 का मान 6 है। तो हमसे पूछा जा रहा है, बताइए सी की वर्तमान आयु क्या होगी? सी की वर्तमान आयु क्या होगी? बट उससे पहले हमें ए की वर्तमान उम्र चाहिए, क्योंकि सी का जो एज होगा वह ए से रिलेटेड है। तो हमें ए की वैल्यू चाहिए। अनुपात 1 का मान 6 है, तो अनुपात 7 का मान कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। यानी कि ए की वर्तमान उम्र जो होगी वह 42 साल होगी। अब सवाल में कहा है कि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है। तो अगर सी ए की वर्तमान उम्र अगर 42 साल है तो सी का वर्तमान उम्र जो होगा वह ए से 10 वर्ष अधिक होगा। यानी हो जाएगा 42 प्लस 10 यानी कि कितना हो जाएगा? 52 साल का। 52 साल ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39 को, यहाँ पर फिर से वही सवाल दे रखा है कि ए बी सी डी में के बीच 6342 रुपये की धनराशि को 3 4 8 6 के अनुपात में वितरित करना है। तो बी और डी के हिस्से के बीच ज्ञात कीजिए। बी और डी के हिस्सों के बीच अंतर हमें ज्ञात करना है ना? बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए, कहा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी एक धनराशि है जिसको कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी में 3 अनुपात 4 अनुपात 4 अनुपात 8 अनुपात 6 8 अनुपात 6 के अनुपात में बांटा जाना है। तो यहाँ पर बताइए, यहाँ से इन चारों के हिस्से का कुल योग अनुपात में कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे यहाँ से इन चारों के हिस्से का कुल योग जो होगा वह अनुपात में 4 3 7 8 15 6 21। यहाँ से इन चारों के कुल हिस्से का योग जो होगा वह अनुपात में 21 होगा, लेकिन वास्तव में इन चारों के हिस्से का कुल योग जो है वह 6342 है। 6342 है। अनुपात 21 का मान इतना है, तो अनुपात 1 का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? 21 तिया 63, 21 तिया 63, 21 तिया 63, 21 दूना 42, ये हो जाएगा। अनुपात 1 का मान जो होगा वह 302 के बराबर होगा। अनुपात 1 का मान 302 के बराबर है। तो हमसे पूछा जा रहा है बी और डी के बीच हिस्से, बी और डी के बीच जो है अंतर कितना का है? तो यहाँ पे देखिए अनुपात में 2 का अंतर आ रहा है। अनुपात 1 का मान 302 है, तो अनुपात 2 का मान जो होगा वह कितना हो जाएगा? 604, 604 का होगा। फिर इन्हीं दोनों संख्याओं का नया अनुपात 2:3 हो जाता है। तो ए और बी में अंतर कितना होगा ये आपको बताना है। फिर से वही सवाल, मैंने आपको कहा था ऐसे हर सवाल में जो अनुपातिक मान लिखा हुआ होता है सबसे पहले हम लोग उस अनुपातिक मान को ही हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर ए और बी 2 संख्या है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है 5:8। अब कहा कि अगर प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, 5:8, 5:8। आगे कहा कि यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाता है तब इन्हीं दोनों संख्याओं का नया अनुपात जो होता है वह 2:3 हो जाता है। पहले ए और बी, पहले इन दोनों संख्याओं का ये अनुपात था, अब इन्हीं दोनों संख्याओं का अनुपात इतना हो गया है। तो ये जो अनुपात बना है वो बेसिकली क्यों बना है? वो इसलिए बना है कि जब जब इसमें ए के वैल्यू में, जब ए के मान में भी 5 और बी के मान में भी जब 5 जोड़ दिया गया होगा तब जाकर इन्हीं दोनों संख्याओं का नया अनुपात 2:3 बन गया होगा। तो ये जो अनुपात बना है वो बेसिकली इसलिए बना है कि जब इस ए के मान में भी 5 और बी के मान में भी जब 5 जोड़ दिया गया होगा तब जाकर ए और बी इन्हीं दोनों संख्याओं का नया अनुपात जो हो गया होगा वह 2:3 हो गया होगा। हमसे पूछा जा रहा है, बताइए ए और बी के
हिस्से का अंतर कितना होगा, यानी इन दोनों के बीच का अंतर कितना का होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। अनुपात 3 का मान हमसे पूछा जा रहा है। अब अनुपात 1 की वैल्यू हम लोग निकालते हैं, कैसे वो देखिए। अब बताइए इन दोनों के बीच का अंतर कितना का है, तो 5 तिया 15, और इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 16 का। तो 8 दूना 16, 5 तिया 15, दोनों के बीच का अंतर अनुपात 1। अनुपात 1 की रियल वैल्यू कैसे मिलेगा, तो देखिए 5 दूना 10 और 3 पचे 15। अब चूंकि दोनों जगह पर प्लस जो है वह प्लस का सिंबल है, तो इसलिए यहाँ पर भी हमें क्या लिखना होगा, दोनों का अंतर लिखना होगा। 5 दूना 10, 5 तिया 15, दोनों के बीच का अंतर कितने का हो जाएगा, 5 का। अनुपात 1 का मान 5 है, हमसे पूछा जा रहा है ए और बी का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ए और बी का अंतर जो है वो अनुपात में 3 का है। ए की वैल्यू 5 है तो 3 का मान जो होगा वह 15 होगा। कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए। मैंने आपको कहा ऐसे हर सवाल में बस दोनों अनुपात को हमें लिखना होगा। यहाँ पे देखिएगा ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी का मान आपको दे रखा है कितना, 4:5। पहला अनुपात जो है वह 4:3, ये जो है इसके मंथली इनकम का रेशियो है, ठीक है। फिर इन्हीं दोनों के मंथली एक्सपेंडिचर का भी रेशियो अपने को सवाल में दे रखा है कितना, 3:8, 3:8। आगे क्या दे रखा है, आगे हमसे पूछा जा रहा है बताइए ए और बी की बचत का अनुपात, इसकी सेविंग का रेशियो क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। इसकी सेविंग का रेशियो कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए हम सब जानते हैं कि अगर आय में से अगर खर्च को माइनस कर दोगे तो बचत मिल जाएगा आपको। इनकम में से अगर आप एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे तो सेविंग आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पर इस सवाल में एक रिलेशन हमें दे दिया है कि ए की आय जो है ना, ए का जो इनकम है, ए का जो इनकम होगा वह बी के एक्सपेंडिचर के इक्वल होगा, बी के एक्सपेंडिचर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए ए का इनकम जो है वह 4 रुपया है और यहाँ पे बी का एक्सपेंडिचर जो है वह 8 रुपया है। दोनों समान है क्या, नहीं है। लेकिन सवाल में कहा है कि ए का जो इनकम होना चाहिए वह बी के एक्सपेंडिचर के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले ए का इनकम जो है वह बी के एक्सपेंडिचर के हमें इक्वल करना होगा। तो इसके लिए 2 रास्ते हैं, या तो इसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए या फिर इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पे ए का इनकम जो होगा वह 8 हो जाएगा और बी का एक्सपेंडिचर भी 8 हो जाएगा। तो दोनों दशाओं में ए की इनकम और बी का एक्सपेंडिचर सेम हो जाएगा। तो चलिए इसी को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसी को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अब हमें मिल जाएगा, क्या, अब हमें मिल जाएगा ए का जो इनकम होगा, ए का जो नया इनकम हो जाएगा वह हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, और बी का जो इनकम हो जाएगा वह होगा 5 दूना 10, 5 दूना 10। बी का इनकम जो हो जाएगा वह हो जाएगा कितना, 10। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि बताइए दोनों के खर्च का बचत का अनुपात क्या होगा, दोनों के बचत का अनुपात कितना होगा, सेविंग का रेशियो कितना होगा, ये आपको बताना है। देखिए अभी ए का इनकम जो है, अभी ए का जो इनकम है वह बी के एक्सपेंडिचर के इक्वल आ रहा है। ए का जो इनकम है वह बी के एक्सपेंडिचर के इक्वल आ रहा है और हमसे पूछा जा रहा है इन्हीं दोनों के बचत का अनुपात, ए और बी के बचत का अनुपात क्या होगा। तो आप सब जानते हो, मान लीजिए कि अगर ए का इनकम 8 रुपया है, मतलब ए अगर 8 रुपया कमाता है और 3 रुपया खर्च करता है तो ए बचाता कितना रुपया है, 5 रुपया। अगर ए 8 रुपया कमाता है, 3 रुपया खर्च करता है तो 5 रुपया बचाता है। सिमिलरली बी 10 रुपया कमाता है, 8 रुपया खर्च कर देता है तो कितना रुपया बचाता है, 2 रुपया। यही इन दोनों के बचत का अनुपात होगा, सेविंग का रेशियो होगा। ए और बी के सेविंग का रेशियो जो होगा, इसके सेविंग का जो रेशियो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 5:2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ सवाल में क्वेश्चन नंबर 42, जैसे अभी हम लोगों ने जिस तरह के सवाल को सॉल्व किया है उसी पैटर्न पे बेस्ड ये सवाल है। 2 संख्याओं का अनुपात जो है वह 2:3 है। तो मान लीजिए 2 संख्याएं ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, इन्हीं दोनों संख्याओं का अनुपात अपने को सवाल में दे रखा है 2:3, 2:3, 2:3। एक और अनुपात आपको दे रखा है 5:12, 5:12। अब आपको ये बताना है हमें कि पहले ए और बी, पहले इन्हीं दोनों संख्याओं का अनुपात ये था, अब इन्हीं दोनों संख्याओं का नया अनुपात 5:12 हो गया है। मैं आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि बताइए पहले ए और बी का अनुपात इतना था, अब इन्हीं दोनों का नया अनुपात इतना हो गया है। तो ये जो अनुपात बना है वो किस वजह से बना है, तो आप कहोगे ये जो अनुपात बना है ए और बी का नया अनुपात 5:12 वो इस वजह से बना है जब ए की संख्या में, जब पहली संख्या, जब ए में 5 घटा दिया गया होगा, जब ए में 5 घटा दिया गया होगा
और b में जब 6 जोड़ दिया गया होगा तब इन्हीं दोनों संख्याओं का नया अनुपात 5:12 हो गया। तभी इन्हीं दोनों संख्याओं का नया अनुपात 5:12 हो गया होगा। पहले इन्हीं दोनों संख्याओं का अनुपात 2:3 था। जब a में से 5 घटा दिया गया है और b में जब 6 जोड़ दिया गया है तब इन्हीं दोनों संख्याओं का नया अनुपात जो हो गया है वह 5:12 हो गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाएगा तो उन दोनों संख्याओं का नया अनुपात क्या होगा। सबसे पहले हमें चाहिए अनुपात 1 का मान चाहिए। तो इसके लिए दोनों तरफ तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। 5 तिया 15, 12 तिया 24, दोनों के बीच का अंतर अनुपात में 9 का है। अनुपात में 9 का है। 12 दूना 24, 5 तिया 15, दोनों के बीच अंतर जो है वह अनुपात 9 का है। अब इस अनुपात 9 का रियल वैल्यू हम लोग निकालना चाहते हैं, वास्तविक मान निकालना चाहते हैं। तो कैसे मिलेगा, यहाँ पे देखिए 6 पचे 30, 12 पचे 60। ध्यान रहे कि यहाँ पे प्लस का सिंबल है और यहाँ पे माइनस का सिंबल है, तो इसलिए दोनों का अंतर आपस में ऐड हम लोग कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 6 पचे 30 आप प्लस 60 यानी कि 90, 6 प्लस 30 आप प्लस 60 यानी कि 90, यानी अनुपात 9 का मान जो है ना वह 90 के बराबर है। तो अनुपात 1 का मान जो होगा वह 10 के बराबर होगा। अनुपात 1 की वैल्यू अगर 10 के बराबर है तो अनुपात जो होगा 2 का मान जो होगा वह 20 के बराबर होगा। अनुपात 3 का मान जो है वह 30 के बराबर होगा। यानी ए जो होगा पहले वह ए की वैल्यू 20 रही होगी और बी की वैल्यू जो होगी वह 30 रही होगी। अब कहा प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ देना है। इसमें भी आप 8 जोड़ दीजिए, इसमें भी 8 अब 8 जोड़ दीजिए तो दोनों संख्याओं का नया अनुपात क्या होगा। तो ये संख्या पहली संख्या यानी अब ए और बी का नया अनुपात क्या होगा। तो अब ए जो होगा वह 28 का होगा और बी का मान जो होगा वह 38 होगा। तो दोनों का अनुपात जो होगा वह क्या हो जाएगा, 14:19। ये हो जाएगा 14:19। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर होगा। कि प्रत्येक संख्या में से x घटा देने पर ये सभी संख्या एक समान अनुपात में हो जाती है। तो दो नंबर दे रखा है 5x + 12 और 4x + 15 का अनुपात क्या होगा, इन दोनों का अनुपात क्या होगा। तो उसके लिए x की वैल्यू चाहिए। अब x का मान निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया है। कहा कि प्रत्येक संख्या में से x को घटा देने पर ये सभी संख्याएं एक समान अनुपात में हो जाती हैं। तो चलिए 24 में से x को घटा देते हैं। 24 - x बट्टे क्या हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा 40 - x, 40 - x बराबर हो जाएगा क्या, बराबर हो जाएगा 33 - x, 33 - x बट्टे 57 - x, 57 - x। जब प्रत्येक संख्या में से x को घटा दिया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समान अनुपात में हो जाती है, मतलब कि बराबर हो जाती है। अब हमें चाहिए x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको कहा था बस दोनों तरफ के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बेस को सेम करना है। यहाँ पे देखिए दोनों के बीच का गैप कितने का है, ये 24 है, ये 40 है। दोनों के बीच का गैप जो है वह 16 का है। यहाँ पर इन दोनों के बीच का गैप कितने का है, तो 33 और 57, दोनों के बीच गैप कितने का हो जाएगा, 7 3 4 24 का है। इन दोनों के बीच का गैप जो है वह 24 का है। तो यहाँ पे देखिए 24 और 16 है, 24 और 16 है, इसे लिखा जा सकता है 3 2, 8 या 24, 8 दूना 16। मतलब आप ये समझिए कि इन दोनों के बीच का अंतर जो है वह 2 का है, 2 का है, और इन दोनों के बीच का अंतर जो है वह 24 के ना होकर 3 का है। ठीक है, अब हमें चाहिए x की वैल्यू। तो इसके लिए हमें दोनों के बीच के गैप को सेम करना है। यहाँ पे गैप 3 का है और यहाँ पे गैप जो है वह 2 का है। दोनों जगह गैप सेम नहीं है, तो गैप को सेम करने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला, या तो इस 3 को आप 2 बना दीजिए या फिर इस 2 को आप 3 बना दीजिए। तो मैं इसी 2 को 3 बना देता हूं। तो इसमें हमें क्या करना होगा, इस 2 में आप कहोगे अगर आप इस 2 को 3 बनाना चाहते हो तो इस 2 में आप 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे से 2 कैंसिल होगा, 3 बन जाएगा। अब ध्यान रहे कि जिस नंबर से आप गैप को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के गैप को सेम करने के लिए मल्टीप्लाई किया है आपने, उसी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है आपको, तभी जाकर इसके फेस वैल्यू आपस में समान होते हैं। यानी न्यूमरेटर के इक्वल हो जाएगा और डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाएगा। यानी कि किसी भी एक को सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैं किसी भी, यानी कि ऊपर में ही 3/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 24 - x इंटू 3/2। अब इसका मान जो होगा ना वह डायरेक्ट 33 - x के बराबर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए आपको पिछले वीडियो में देखना होगा। जस्ट पहले दूसरे सवाल को देखिए, वहाँ पे कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा 72 - 3x बराबर ये हो जाएगा 66 - 2x। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6। x का मान आपको 6 मिल गया है और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 5x + 12।
आपको चाहिए 5x प्लस 12 अनुपात 4x प्लस 15, 4x प्लस 15 इसका अनुपात आपको चाहिए, दोनों का अनुपात। x की वैल्यू आप 6 पुट कर दीजिए यहाँ पर भी और यहाँ पे भी, तो 6 × 5 = 30, 12 कितना होता है 42, अनुपात क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 4 = 24 और 15 कितना होता है 39 होता है, यही होता है ना, दोनों तरफ 3 से कटने वाला है। 14 × 3 = 42, 13 × 3 = 39, उत्तर होगा 14:13। कौन सा ऑप्शन 4 को देखिएगा। सवाल में फिर से वही है, 4 नंबर दे रखा है, कहा प्रत्येक में से x घटा देने पर ये सभी नंबर एक समान अनुपात में होती है, तो बताइए इन दोनों नंबर का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले x को निकाल लीजिए, 44 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, 4 नंबर दे रखा है, प्रत्येक में से x को घटाना है, तो चलिए 54 में से x को घटा देते हैं, ठीक है 54 में से x को घटा देते हैं, फिर 49 में से भी x को घटा देते हैं, फिर 22 में से भी x को घटा देते हैं और 21 में से भी x को घटा देते हैं, 21 में से भी x को घटा देते हैं। तो इस क्रम में प्राप्त संख्या एक दूसरे के समान अनुपात में हो जाती है, मतलब कि बराबर हो जाती है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए बस दोनों के बीच न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के गैप को सेम करना होता है। तो यहाँ पे देखिए अंतर कितने का है 5 का है, यहाँ पे अंतर जो है वो 5 का है, यहाँ पे अंतर कितने का है 1 का है। दोनों जगह न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का गैप सेम नहीं है, तो गैप को सेम करने के लिए फिर से आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो इस 1 को 5 बना दीजिए या फिर इस 5 को आप क्या कर दीजिए 1 बना दीजिए। तो चलिए आसान बनाना है इस 1 को 5 बनाना, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, है ना। तो चलिए मैं इसी को 5 बना देता हूँ, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 बन जाएगा। अब चूंकि गैप को सेम करने के लिए हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी जाकर ये न्यूमरेटर इस न्यूमरेटर के इक्वल होगा और ये डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाएगा। तो हमें चाहिए x की वैल्यू चाहिए, तो किसी एक में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इस सिर्फ ऊपर में ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर इसके बराबर हो जाएगा, अगर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कभी करते हैं तो ये नंबर इसके बराबर हो जाएगा। तो किसी भी तरफ ऊपर नीचे कहीं पर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड देन उसको इक्वल कर दीजिए। तो इसमें मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 22 - x × 5 = ये हो जाएगा कितना 54 - x, यही हो जाएगा, ये 54 - x हो जाएगा। तो 22 × 5 होता है 110 - 5x = हो जाएगा 54 - x, ये हो जाएगा। इसको आप इधर लेकर आइए तो ये हो जाएगा प्लस का x, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा माइनस का 4x, या फिर इसको आप इधर लेकर आइए तो ये हो जाएगा 4x बराबर ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा ये इधर कितना हो जाएगा 46 और 10 56, ये हो जाएगा 56। 4x की वैल्यू अगर 56 है तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना 14, x की वैल्यू हमें मिल गया है 14। फिर 2 नंबर का हमें अनुपातिक मान हमसे पूछा जा रहा है, 2 नंबर आपको दे रखा है। अच्छा x की वैल्यू हमने यहाँ पे सही से निकाला है, आप चेक कर लीजिएगा, बाकी तरीके यही हैं। हमसे पूछा जा रहा है 2 नंबर है 8x - 25 अनुपात 7x - 26 7x - 26, इन दोनों का अनुपातिक मान क्या होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 14 पुट कर दीजिए, यहाँ पे भी x की वैल्यू आप 14 पुट कर दीजिए। तो देखिए 14 × 8 होता है 112 अब माइनस करिएगा आपको 25, तो कितना मिल जाएगा 93 मिलेगा। 125 में से आपको करना है 112 में से आपको 25 माइनस करना है, तो ये क्या मिल जाएगा 12 - 5 जो होता है वह 7 होता है। फिर यहाँ पे मिल जाएगा 10 - 2 यानी कि 8, यानी कि 87 मिल जाएगा। हमने हो जाएगा 87, ये हो जाएगा 87 अनुपात ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 14 पुट करोगे 14 × 8 112 14 × 7 84 है 14 × 7 84 14 × 8 14 × 7 98 होता है, 84 नहीं होता है, 84 होता है। 14 × 7 98 माइनस 26 यानी 98 98 - 26 आपको करना है, तो 2 मिलेगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितना 72, ये हो जाएगा 72, ये होगा। अब देखिए दोनों तरफ 3 कॉमन हो रहा है, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 दूना 6 3 9 27 3 दूना 6 3 7 21 29 अनुपात 27 हमारा उत्तर आ रहा है। 29 अनुपात 27 हमारा उत्तर आ रहा है। 3 दूना 6 1, अच्छा 3 चौक 12 होगा, 3 चौक 12 होगा ना, 3 चौक 12, तो 29 अनुपात 24 हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा याद करो। 3 नंबर दे रखा है
क्वेश्चन नंबर 45 को दे रखा, देखिएगा, कहा यदि 3 9 का थर्ड प्रोपोर्शनल p है। तो चलिए सबसे पहले 2 नंबर आपको दे रखा है और इन दोनों नंबर का आपको थर्ड प्रोपोर्शनल चाहिए। थर्ड प्रोपोर्शनल जो होता है वह होता है b² a, ये हम सबको अच्छे से पता है। अब चूंकि यहाँ पर a का मान हमें सवाल में दे रखा है कितना 3, a की वैल्यू 3 है और b का मान आपको दे रखा है सवाल में 9, b की वैल्यू आपको सवाल में दे रखा है कितना 9। तो यहाँ से थर्ड प्रोपोर्शनल जो होगा वह कितना हो जाएगा b² यानी 81/3 यानी कि 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। थर्ड प्रोपोर्शनल जो होगा वह 27 होगा। अब कहा है कि इन दोनों का जो थर्ड प्रोपोर्शनल होगा, इन दोनों नंबर का जो थर्ड प्रोपोर्शनल होगा उसका मान p के बराबर होगा, यानी p की वैल्यू हमें 27 मिल गया है। अब अपने को चाहिए 3 नंबर दे रखा है, 3 नंबर दे रखा है 6 p और 4, p की वैल्यू 27, यानी 6 27 और 4 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा ये आपको बताना है। फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है b इंटू सी अपॉन ए, b इंटू सी अपॉन ए। अब चूंकि यहाँ पर a का मान आपको सवाल में दे रखा है, a की वैल्यू आपको सवाल में दे रखा है कितना है 6, a का मान 6 है, b का मान यानी कि p की वैल्यू आपको सवाल में अभी आपने निकाल रखा है 27 है और c की वैल्यू आपको सवाल में दे रखा है कितना है 4 है। तो हमसे पूछा जा रहा है इन तीनों नंबर का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है b इंटू सी अपॉन ए, b इंटू सी अपॉन ए यानी कि 27 इंटू 4 अपॉन 6, ये हो जाएगा 3 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 3 9 27, तो 9 दूना 18। फोर्थ प्रोपोर्शनल जो होगा वह 18 होगा और ये हमारा उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। बहुत साधारण सवाल है। 46 को देखिए, कहा ए बी सी और डी के बीच किसी निश्चित धनराशि को इस प्रकार से विभाजित किया जाता है 4:12:30:45 में, तो ए और डी के भागों का अंतर कितना होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 कितना आसान सवाल है। 4 संख्याएं हैं a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। इन चारों संख्याओं का अनुपात जो है ना, शेर का हिस्से का अनुपात 4:12 अनुपात 4 अनुपात 12 अनुपात 30 अनुपात 45 दे रखा है। ठीक है, आगे कहा है यदि a और d के भागों के बीच का अंतर 5535 है तो इसका तो कुल धनराशि कितनी होगी। ठीक है, सबसे पहले क्या कहा, a और d के भागों के बीच का अंतर। यहाँ पर a का हिस्सा 4 है और d का हिस्सा जो है वह 45 है, तो दोनों के बीच का अंतर कितने का आ रहा है, a माइनस d जो आ रहा है वह कितने का आ रहा है 41 का आ रहा है। कितना आ रहा है, देखिए एक्चुअली में d माइनस a करना था हमें, तो अनुपात 41 की वैल्यू अपने को सवाल में दे रखा है कितना है 5535 है और हमसे पूछा जा रहा है बताइए कुल धन राशि कितनी होगी। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अनुपात 1 का मान निकाल दीजिए। अनुपात 1 की वैल्यू आप निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा 41 से इसको काटिएगा एक बार में आपको मिल जाएगा 14 का मान जो होगा वह 135 के बराबर। अनुपात 1 की वैल्यू जो होगा वह 135 के बराबर होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है बताइए इसका कुल हिस्से का योग, चारों के कुल हिस्से का योग कितना होगा ये बताना है आपको। देखिए 45 30 75 75 4 79 और 12 कितना हो जाएगा 91। अनुपात 1 का मान इतना है तो अनुपात 91 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 135 गुने 91 आपको कर देना है। यूनिट डिजिट तो होगा 5 ही, यूनिट डिजिट तो 5 ही आ रहा है, कोई एक हमारा उत्तर हो जाएगा 12285। यानी इन चारों के कुल हिस्से का योग जो होगा वह 12485 होगा, 12285। ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 को देखेगा। क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए, सवाल में कहा है ए बी की मासिक आय का अनुपात 11:13 है, उनके खर्च का अनुपात 9:11 है। यदि वे दोनों प्रति माह 4000 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी आय में अंतर ज्ञात करें। दोनों के इनकम का डिफरेंस कितना होगा ये बताना है आपको। 47 देखिएगा, ए और बी के मंथली इनकम का रेशियो दे रखा है। ए और बी के मंथली इनकम का रेशियो दे रखा है। आय का अनुपात आपको दे रखा है 11:13। 11:13। दोनों के मंथली एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है। दोनों के मंथली खर्च का अनुपात, व्यय मतलब खर्च होता है, व्यय मतलब खर्च। दोनों के खर्च का अनुपात 9:11 है। दोनों के खर्च का अनुपात जो है वह 9:11 है। तो दोनों के 9:11 है।
यदि दोनों ने प्रति माह 4-4 हज़ार रुपये की बचत की है, दोनों ने प्रति माह 4-4 हज़ार रुपये की बचत की है, तो दोनों के आय में अंतर ज्ञात करें। दोनों ने प्रति माह 4-4 हज़ार रुपये की बचत की है, दोनों ने प्रति माह 4-4 हज़ार रुपये की बचत की है, तो दोनों के आय में अंतर क्या होगा। ये है हमारा सेविंग, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं बचत। देखिए कितना आसान सवाल है। अब देखिए ऐसे सवाल को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना, लेकिन जो सबसे बेस्ट होता है वो तरीका हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए 3-4 तरीके तो बेस्ट ही हैं, जो तरीके सामने नज़र आ गया उस तरीके को आप लगा दीजिए, उस तरीके को लगा दीजिए। अब देखिए मान लीजिए ए का इनकम अगर 11 है और ए का खर्चा अगर 9 है, तो ए का बचत जो होगा वह कितने का होगा, तो ए का बचत जो होगा वह अनुपात में 2 का होगा। ए का बचत जो होगा वह अनुपात में 2 का होगा। सिमिलरली बी का खर्चा जो है वह 13 है, बी का खर्चा जो है वह अनुपात में 13 का है, सॉरी बी का आय अगर अनुपात में 13 का है, मतलब बी अगर 13 रुपया कमाता है और 11 रुपया खर्च करता है, तो बचाता कितना है, 2 रुपया बचाता है। मतलब यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि दोनों जगह पर बचत समान हो रहा है, यूनिट 2 की बचत हो रहा है, लेकिन वास्तव में कितने का बचत हो रहा है, 4 का बचत हो रहा है। तो अनुपात 2 का मान डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल सकते हैं 4000। अनुपात 2 की वैल्यू अगर 4000 के बराबर है, तो अनुपात 1 का मान जो होगा वह कितना के बराबर हो जाएगा, अनुपात 1 का मान जो हो जाएगा वह 2000 के बराबर हो जाएगा, 2000 के बराबर हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है दोनों के मंथली में, दोनों के मंथली इनकम में कितने का डिफरेंस है, तो 2 का है। ए की वैल्यू 2000 है, तो 2 की वैल्यू कितने का हो जाएगा, 4000 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पे 3 नंबर दे रखा है। 8-20 यदि 8-20 का तृतीय अनुपाती P है और 3-5-24 का चतुर्थ अनुपाती Q है, तो 2 + Q का मान कितना होगा। बहुत ही साधारण सवाल है। 48 को देखिएगा, 48 को देखिए, 2 नंबर आपको दे रखा है, तो इन दोनों नंबर का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शनल होता है BC, थर्ड प्रोपोर्शनल होता है B² A की वैल्यू 20 है, A की वैल्यू 8 है, B की वैल्यू 20 है, तो थर्ड प्रोपोर्शन जो होगा वह होगा B² यानी कि 20 का स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू जो है वह कितना है, 8 है। तो ये आपको मिल जाएगा कितना, 400/8 यानी कि 50, ये हो जाएगा 8×5 = 40, यानी ये जो होगा वह P के बराबर होगा। यानी P की वैल्यू हमें मिल गया है 50, P का मान हमें मिल गया है कितना, 50। अब हमें चाहिए Q की वैल्यू, तो Q की वैल्यू निकालने के लिए कहा है कि 3, 5 और 24 का चतुर्थ अनुपाती Q है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल जो होता है वह क्या होता है, चतुर्थ अनुपाती, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल जो होता है वह होता है BC/A। यहाँ पर चूंकि A का मान 3 है, B का मान 5 है और C की वैल्यू 24 है, तो BC यानी कि 5 × 24/A यानी कि 3, A/ यानी कि 3, यही दे रखा है। A का मान 3, B की वैल्यू 5, C की वैल्यू 24। यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर दीजिए 8, तो यहाँ से आप पाओगे कि यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको मिल गया है 24, और फोर्थ प्रोपोर्शनल जो होगा इसका मान जो होगा वह Q के बराबर होगा। अब P की वैल्यू 50 है, Q की वैल्यू 40 है, तो हमसे पूछा जा रहा है 2P + Q का मान, 2P + Q की वैल्यू कितनी होगी। P की वैल्यू यहाँ पे 50 पुट कर दीजिए, Q की वैल्यू 40 पुट कर दीजिए, उत्तर मिल जाएगा आपको कितना, 140। कहाँ पे उत्तर दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए में। 2 के अनुपात में थी, तो B की वर्तमान आयु कितनी होगी ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49। अच्छा, इसको डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल से लगा सकते हो, उत्तर क्या हो जाएगा, बी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर होगा। क्या, ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर होगा। चेक कर लेते हैं, ठीक है। ए बी से 8 वर्ष छोटा है। 4 साल पहले दोनों के आयु का अनुपात 1:2 था, ठीक है, A/B है। 4 साल पहले दोनों के आयु का अनुपात जो है ना वह 1:2 है, यानी 4 साल पहले अगर A 1 साल का होगा तो B जो होगा वह 2 साल का होगा। मैं मान लेता हूँ कि 4 साल पहले A की उम्र अगर x ईयर होगी तो B की उम्र जो होगी वह 2x ईयर होगी। अगर 4 साल पहले दोनों की उम्र का अनुपात इतना है तो मैं प्रेजेंट एज चाहता हूँ दोनों का, तो प्रेजेंट एज के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों में 4 4 ऐड करना होगा। तो A का वर्तमान उम्र जो होगा वह इतना हो जाएगा
और b का वर्तमान उम्र जो हो जाएगा वह होगा 2x + 4। अब हमें मिल गया है कि a की वर्तमान उम्र अगर इतनी होगी तो b की वर्तमान उम्र जो होगी वह इतनी के बराबर हो जाएगा। सवाल में कहा है कि a b से 8 वर्ष छोटा है, ठीक है। यदि 4 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात 1:2 था तो b की वर्तमान आयु कितनी होगी ये आपको बताना है। यानी a का वर्तमान उम्र इतना होगा और b का वर्तमान उम्र जो होगा वह इतना होगा। a वर्तमान में इतने साल का होगा तो b वर्तमान में इतने साल का होगा। सवाल में कहा a b से 8 वर्ष छोटा है, a जो है ना वह b से 8 वर्ष छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच का अंतर 4 का है, यानी कि 2x + 4 माइनस x + 4 के बीच का जो डिफरेंस है वह 8 का है। पहले लाइन को पढ़िए, कहा a जो है ना, a जो है वह b से 8 वर्ष छोटा है, यानी ये जो होगा वह इससे 8 वर्ष बड़ा होगा, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर जो होगा वह 8 साल का होगा। तो 8 का होगा, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए -x 2x - x क्या हो जाएगा, x होगा, और ये जो आपको मिल जाएगा क्या होगा, कैंसिल ही हो जाएगा। तो x की वैल्यू तो डायरेक्ट 8 ही मिल जाएगा आपको, है ना। 2x - x + 4 - 4 यही हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा। तो x की वैल्यू डायरेक्ट आपको मिल गया है कितना, x का मान जो होगा वह 8। अब x की वैल्यू आपको मिल गया है कितना, 8। तो हमसे पूछा जा रहा है b का वर्तमान उम्र कितना होगा, b का वर्तमान उम्र कितना होगा। तो b का वर्तमान उम्र जो है वह इतना है, b का वर्तमान उम्र इतना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 8 पुट कर दीजिए, 8 दूना 16 4 20, यानी कि b का प्रेजेंट एज जो होगा वह 20 ईयर होगा, 20 साल होगा। और ये इस सवाल का उत्तर है। अगर पूछता a का वर्तमान उम्र कितना होगा तो 12 साल होता। ऑप्शन से भी कर सकते थे। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 3 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का इतना अनुपात था, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा, तो पिता का प्रेजेंट एज कितना होगा, वर्तमान आयु क्या होगा। फिर से वही सवाल, मैंने आपको कई बार कहा ऐसे हर सवाल में बस अनुपात हमें लिखना होता है। जो 2 अनुपात दिया गया है उन दोनों अनुपात को लिखना है। यहाँ पे फादर और सन के बीच कहानी है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 8:3 है। पिता और पुत्र के आयु का अनुपात सन है, ये सन है, आयु का अनुपात जो है ना वह 8:3 है। पहले इन दोनों के उम्र का अनुपात इतना था, 4 वर्ष बाद इसके उम्र का अनुपात, इन दोनों के उम्र का अनुपात 11:5 हो गया है, ठीक। तो पूछा है फादर का प्रेजेंट एज कितना होगा, पिता का वर्तमान उम्र कितना होगा। देखिए पहले इन्हीं दोनों के उम्रों का अनुपात इतना था, अब इन्हीं दोनों के उम्रों का अनुपात इतना हो गया है। तो इस अनुपात से इस अनुपात तक आने में कुल कितने साल का समय लगा है, तो 4 साल का समय लगा है। कहा कि पिता और पुत्र के वर्तमान उम्र का अनुपात जो है ना वह 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 8 पुत्र की आयु से 8:3 था। मतलब देखिए मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि पहले इन्हीं दोनों पिता और पुत्र के आयु का अनुपात इतना था, अब इन्हीं दोनों के आयु का अनुपात इतना हो गया है। यानी ये जो अनुपात है वह कितने साल पहले का है, 3 साल पहले का है, और ये जो अनुपात है वह कितने साल बाद का है। तो कहा है कि 3 साल पहले पिता और पुत्र के उम्र का अनुपात 8:3 था, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो है वह 11:5 का है। ये जो है वह 4 साल बाद का उम्र है। मैं आपसे सीधा सीधा जानना चाहता हूँ कि इस अनुपात से इस अनुपात तक आने में कुल कितने साल का समय लगा है। तो आप कहोगे दोनों के बीच का अंतर 7 है, मतलब जब पिता के उम्र में भी 7 साल और पुत्र के उम्र में भी जब 7 साल जोड़ दिया गया होगा तब इन्हीं दोनों के उम्र का नया अनुपात 11:5 हो गया होगा। पहले पिता और पुत्र के उम्र का अनुपात इतना था, अब इन्हीं दोनों के उम्र का अनुपात इतना हो गया है। तो बेसिकली ये अनुपात इसलिए बना है कि जब पिता के उम्र में भी 7 साल और पुत्र के उम्र में भी जब 7 साल जोड़ दिया गया होगा तब जाकर इन्हीं दोनों के उम्रों का नया अनुपात 11:5 हो गया होगा। तो हमसे यही तो पूछा जा रहा है कि पिता का वर्तमान उम्र कितना होगा, पिता की वर्तमान उम्र कितनी होगी। इसके लिए हमें चाहिए अनुपात 1 का मान। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। 8 × 40, 8 × 40 11 × 33, 8 × 40 11 × 33, दोनों के बीच का अंतर कितने का है, अनुपात 7 का है। अब अनुपात 7 की रियल वैल्यू निकालते हैं। अच्छा ये दोनों क्या है, प्लस में है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, दोनों का अंतर ही लिखना है। 11 × 7 = 77, 7 × 5 = 35, 77 और 35 के बीच का अंतर कितने का है, 42 का है क्या, 77 - 35, 2 2 4 यानी कि 42 का है। यानी कि अनुपात 7 का मान जो है अनुपात 7 की वास्तविक वैल्यू जो है वह 42 के बराबर आ रहा है।
11 सत्ते 77, 7 पचे 35, दोनों के बीच का अंतर 42। अनुपात 7 का मान 42 है तो अनुपात 1 का मान जो होगा वह 6 के बराबर। अब अनुपात 1 की वैल्यू 6 के बराबर है तो हमें चाहिए पिता की वर्तमान उम्र। तो देखिए पिता की वर्तमान उम्र जो होगा, अनुपात 1 की वैल्यू अगर 6 है तो अनुपात 8 का मान जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 48 साल होगा। लेकिन ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ये पिता की उम्र कब का है, 3 साल पहले का है। 3 साल पहले पिता का उम्र जो होगा वह 48 साल का होगा। तो हमें चाहिए वर्तमान उम्र। तो वर्तमान उम्र में आने के लिए हमें इसमें 3 साल ऐड करना होगा, 3 साल ऐड करना होगा। तो पिता का वर्तमान उम्र जो होगा, फादर का प्रेजेंट एज जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 48 प्लस 3 यानी कि 51 साल। यानी कि पिता का जो वर्तमान उम्र होगा, फादर का जो प्रेजेंट एज हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 51 साल होगा। और यही इस सवाल का उत्तर होगा। यदि हमसे पूछता कि बताइए पुत्र का वर्तमान उम्र क्या होगा, तो पुत्र का वर्तमान उम्र हो जाता 6 3 18 3 21 साल, है ना। तो हमसे पूछा था कि पिता का वर्तमान उम्र क्या होगा, तो उत्तर होगा 51 साल। ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर।